हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इजी एस्पाई। अभी तक प्रियंका मैडम ने आपके साथ ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स डिस्कस करें, आर्ट एंड कल्चर के कुछ चैप्टर्स डिस्कस करें। व्हाट आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 6 to 7 लेक्चर्स इज दैट आई विल बी हैविंग अ क्विक डिस्कशन ओवर द वेरियस डायनेस्टीज जो आपके प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो आज हम लोग शुरू करते हैं विद परमार डायनेस्टी। Now, about Parmar dynasty, remember that it was actually one out of the 36 clans of Rajputs, right? And second important thing is that they belong to Shaivite religion. Okay, they were professing the Shaivism, and ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि भोजपुर में जो भोज मंदिर बनाया गया उसमें जिसमें सबसे बड़ा शिवलिंग है, ओके, वो भी गॉडेस शिवा को ही डेडिकेटेड है। Now first thing that you should remember about any dynasty, जब भी आप किसी डायनेस्टी की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि यू शुड हैव एटलीस्ट 3-4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, क्योंकि कभी भी आप किसी भी डायनेस्टी को पढ़िए या किसी भी किंग और रूलर पर शॉर्ट नोट अगर आप प्रिपेयर करते हैं, प्लीज़ हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर माइंड। एक फ्रेमवर्क अगर दिमाग में होगा तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ओके, सोर्सेज में अगर हम बात करें तो या तो हमें इनकी कोई बुक मिल सकती है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं, या फिर हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, टेम्पल्स वगैरह पे मिल जाता है कई बार। ओके, सो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज उदयपुर प्रशस्ति, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट राजा मुंज एज वेल एज अबाउट द राजा भोज। यानी कि एक बात श्योर है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में इन लोगों ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया होगा, राइट, दोनों ही राजाओं ने। अनदर वन वॉज होयसाल इंस्क्रिप्शन। अब अगर होयसाल इंस्क्रिप्शन हमें इनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स वन थिंग इज श्योर कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहे होंगे, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट हुए होंगे, राइट। थर्ड इज राजा भोज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें मिलता है धार से, क्योंकि राजा भोज की कैपिटल वही थी, वहीं से रूल कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बुक्स की बात करें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज निकल के आते हैं। एक है अबाउट द बुक 10 रूपकम विच वॉज रिटन बाय धनंजय। देखिए, एक साथ कभी बुक लिस्ट लेके बैठ जाओगे ना कि इतनी इतनी सारी बुक्स लिखी इनके टाइम पे, वैसे याद नहीं होंगी चीज़ें। आप एक एक दो दो इंपॉर्टेंट वन याद रखना शुरू कीजिए पहले, ओके, जिनसे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि उन्हीं के पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इन प्रीलिम। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक वॉज प्रबंध चिंतामणि विच वॉज रिटन बाय मेरुतुंग। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दी परमार डायनेस्टी। क्लियर। अब अगर हम राजाओं पे आते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज कृष्णराज, या फिर इन्हीं को हम लोग उपेंद्र राज भी कहते हैं। ओके, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, ही वॉज एक्चुअली ए फ्यूडल। ओके, ये एज अ फ्यूडल वर्क कर रहे थे ऑफ राष्ट्रकूटास। नाउ यू मे क्वेश्चन मी दैट कई जगहों पे आपको कुछ बुक्स में गुर्जर प्रतिहार भी देखने को मिलता है। हाँ, मिलता है, क्योंकि ये जो डायनेस्टी का फाउंडेशन हो रहा है ना, ये 8th to 9th सेंचुरी के आसपास हो रहा है, और इस वक्त इंडिया में चल रही थी ट्राइपाटाइट स्ट्रगल, राइट, बिटवीन नॉर्थ इंडिया से गुर्जर प्रतिहार, सदर्न इंडिया से राष्ट्रकूटास एंड ईस्टर्न इंडिया से पाल्स। इन तीनों के बीच में एक ट्राइपाटाइट स्ट्रगल चल रही थी, और इस वजह से कभी मालवा पे राष्ट्रकूटास का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था, कभी गुर्जर प्रतिहार का। तो इनिशियली ही वॉज अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ राष्ट्रकूटास, बट लेटर ऑन ही बिकेम द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ गुर्जर प्रतिहार। ओके, सो अलग अलग बुक आपको अलग अलग चीज़ें बता सकती हैं, बट पहले ये राष्ट्रकूटास के थे, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडल लॉर्ड बने, और इनकी कैपिटल, ये जहाँ से रूल कर रहे थे वो कैपिटल थी उज्जैनी, राइट। तो बस ये 3-4 बातें इनके बारे में याद रखिए, बट अभी भी ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूलर पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट, आई वोंट से अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट इवन देन ही वॉज बैरी सिंह। इनका एक ही योगदान रहा दैट ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उज्जैनी टू धार। ऑलराइट, बस इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर आएंगे, या हम जिन्हें कहें कि रियल फाउंडर थे जो इस डायनेस्टी के, दैट वाज सियाका टू। ओके, सियाका टू के बारे में हमें काफ़ी सारी बातें जाननी होंगी फॉर आवर एग्जाम। फर्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जिन्होंने फ्यूडल लॉर्डशिप खत्म की, और वैसे भी इस वक्त तक गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास डिक्लाइन करना शुरू कर चुके थे, तो ये इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर यू विल से, और द फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर।
और ये इंडिपेंडेंट हुए इसकी जानकारी हमें मिलती है फ्रॉम गुजरात इंस्क्रिप्शन। ओके, गुजरात इंस्क्रिप्शन सेज दैट ही बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, और इन्होंने काफ़ी सारे इंपीरियल टाइटल्स भी लिए जैसे परमभद्र का एंड सो ऑन। एंड रूल कहाँ से कर रहे थे, तो ये अपनी कैपिटल धार से रूल कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए अपने लिए, वो है दैट जो किताब है हमारी प्रबंध चिंतामणि, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है दैट इनिशियली इनके कोई नेचुरल हायर नहीं थे, ठीक है, खुद के कोई बच्चे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक बच्चे को, और जिसका नाम था मुंज, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन इनके खुद के बायोलॉजिकल बच्चे भी हुए। ओके, यहाँ पे नेचुरल इनके जब बच्चे हुए तो उसमें से हुआ सिंधुराज, राइट। और इन्हीं सिंधुराज के बेटे बनेंगे राजा भोज, राइट। लेकिन क्योंकि सन को अडॉप्ट कर चुके थे और वो सबसे बड़ा बेटा था, और यही होता है कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनता है। सो इट वॉज द राजा मुंज हु सक्सीडेड टू द थ्रोन, ठीक है, राजगद्दी पर ये बैठे। अब जब ये राजगद्दी पे बैठे तो बेस्ट थिंग जो हुई वो ये थी कि दैट परमार डायनेस्टी अपने पीक पे पहुंचा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन देख, अब देखिए जब भी आपसे किसी किंग के बारे में पूछा जाएगा या किंग पे शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, तो प्लीज़ 3-4 हेडिंग में अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले उनके पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट दिखाइए आप, ठीक है, यानी कि जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन उन्होंने किया होगा, लड़ाइयाँ की जीती होंगी। सेकेंड चीज़, आप उनसे रिलेटेड आर्किटेक्चर की बातें कीजिए, उनके टाइम पर क्या क्या उन्होंने बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही चीज़ लास्ट करती है ना, उनके बनाए हुए टेम्पल्स, उनके बनाए हुए फोर्ट्स ही लास्ट करते हैं आज तक। सेकेंड इज, इनके टाइम में काफ़ी, हर राजा के टाइम पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्कॉलर्स होते हैं। इन 3 हेडिंग में अपना शॉर्ट नोट जब भी पूछा जाए तो प्लीज़ इसी थीम पे आप तैयार करेंगे। ओके, मैं अभी बताऊंगा सारी चीज़ें एक एक करके, बट ऐसे ब्लाइंडली हर राजा के बारे में रट्टा मारना शुरू मत कर देना। हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। तो नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो इनने एक्सपेंशन किया था अप टू झालावाड़, जो कि आज के राजस्थान में आता है। वेस्ट में अगर हम देखें तो रिवर साबरमती गुजरात में, वहाँ तक इन्होंने एक्सपेंशन किया था। और ईस्ट में रिवर बेतवा तक इनका एक्सपेंशन रहा, और साउथ में रिवर ताप्ती तक, राइट। ये इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। तो इन्होंने अब पिछले जो राजा थे उन्होंने इंडिपेंडेंट करा दिया सियाका ने। अब जब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो तो डेफिनेटली आप पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के लिए जाओगे, आप अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जाओगे। ओके, और जब भी आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि पड़ोसी राजाओं के साथ आपकी लड़ाइयाँ होंगी, कभी आप हारोगे कभी आप जीतोगे। सो इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के दौरान ही डिफीटेड द चालुक्यास, जो कि इनके जस्ट नीचे रूल कर रहे थे, ठीक है। वही वही चालुक्यास हैं जिन्होंने वो हर्षवर्धन को रोका था ना, पुलकेशिन सेकंड वाला, ठीक है। उन्हीं की 2-3 डायनेस्टी निकली थी, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड सो ऑन। सेकेंड, ही डिफीटेड द तैलप रूलर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही रूलर इसको करीब 6 बार हराया। फिर 7वीं बार में जब ये इसको चेस करते हुए रिवर गोदावरी से भी आगे निकल गए राजा मुंज, वहाँ पे इनको घेर के कैप्चर किया गया और मार दिया गया, ठीक है। तो ये जो तैलप रूलर है इसको 6 बार हराया बट हर बार छोड़ दिया, और वही गलती हुई और इसी की वजह से इनकी डेथ हुई लास्टली। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उन सबको सब्जुगेट किया गया। अब देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो आपको याद नहीं करने होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी राजा अगर महान बना होगा ना, अशोक से लेके अकबर तक, सभी ने ये जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे इनको सब्जुगेट करके ही अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं लोग। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई कभी बाउंसर आ जाए एग्जाम में, नहीं याद है इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूनिवर्सल है। आप किसी भी राजा में लिख सकते हो दैट ही सब्जुगेटेड दी लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। ओके, इसी तरीके से बनाए जाते हैं आंसर समटाइम जब बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, चलिए आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें इनके बारे में। तो एक तो आपको खुद भी पता होगा दैट ही बिल्ड दी मुंज सागर, राइट। स्कॉलर्स की अगर बात करें हम, स्पेशली जो इनके कोर्ट्स में रहे, तो उसमें से हमेशा वो याद रखा कीजिए जिनके रेफरेंस हम ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने ऊपर देखा था 10 रूपकम, और किसके द्वारा लिखा गया था, ये धनंजय, राइट। इसके इसके अलावा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स था हमारा
नव शशंका चरित, और ये लिखा गया था बाय पद्मागुप्त। राइट। इनके अलावा और भी थे दो तीन, जैसे अमित घाटी, हलयुद्ध। ओके। और बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि ये जब इसको तैयलब रूलर को चेस करते करते रिवर गोदावरी क्रॉस करके साउथ की तरफ चले गए कि अब मुझे इसका फाइनल गेम ओवर करना है, बट वहाँ पे ये ट्रैप हो गए और कैप्चर हो गए और अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ डाइड देयर। ओके। अब ऊपर आइए फिर से। तो नाउ यहाँ पे राजा मुंज की हो चुकी है डेथ। राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको सक्सीड कौन करेगा? क्या सिंधुराज करेगा, जो इन्हीं का छोटा भाई है, सौतेला है बट छोटा भाई है। लेकिन इस टाइम तक राजा भोज भी बड़े हो चुके थे और राजा भोज को भी लोग डिमांड कर रहे थे कि इनको बनना चाहिए। ही वॉज लाइक अ अमरेंद्र बाहुबली, जिसको जनता का प्यार था और इसकी क्वालिटीज़ भी सब एडमायर करते थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इन्होंने खुद कहा कि नहीं, पहले पिताजी को ही बनना चाहिए, यानी कि सिंधुराज को ही बनना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रूलर जिन्होंने सक्सीड किया, ही वॉज सिंधुराज। राइट। अब सिंधु राज के बारे में भी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है। ही टुक द टाइटल ऑफ नव शशंका। ओके। इसलिए बाद में ये जो पद्मागुप्त था इसने क्या लिखी? नव शशंका चरित्र। ओके। इसके अलावा एक टाइटल और लिया था इन्होंने, दैट इज कुमार नारायण। ओके। कैपिटल इनकी धार ही थी, एंड बट इन्होंने रिवेंज लिया था अपने अंकल की डेथ का, एंड ही किल्ड द तैलब रूलर। दैट वॉज हीज ओनली अचीवमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इनके बेटे जब सक्सीड करेंगे, दैट वॉज राजा भोज। और जितने क्वेश्चन आज तक इस एग्जाम में आए हैं, मोस्टली एक आध दो को छोड़ के सब इन्हीं के इर्द गिर्द आए हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सो सबसे पहले हम देखेंगे इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो क्या राजा मुंज ने जो टेरिटरीज बढ़ा के दी थी, क्या इन्होंने उसमें फर्दर एक्सपेंशन किया? यस, किया। नॉर्थ में ये झालावाड़ से भी आगे चले गए चित्तौड़गढ़ तक। ओके। और चित्तौड़गढ़ में इन्होंने बनाया था वहाँ पर तिरुभुवन नारायण टेम्पल। और ये PYQ है, आपको ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ये किसने बनाया था। ओके। और इनके बारे में, इन्होंने चित्तौड़गढ़ जीता था, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम उदयपुर इंस्क्रिप्शन। राइट। तो ये सोर्सेज इस तरीके से आपको लेक्चर देखते देखते याद हो जाएंगे। वेस्ट में रिवर साबरमती तक ऑलरेडी एक्सपेंशन था, वहीं तक रहा। ईस्ट में रिवर बेतवा तक था, ये भी वहीं तक रहा। लेकिन साउथ में ये और ज़्यादा नीचे चले गए, रिवर ताप्ती को भी क्रॉस करते हुए। ये ऑलमोस्ट जिसे हम लोग नॉर्थ कोंकण रीजन कहते हैं या अपर कोंकण रीजन कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा तक का, वहाँ तक इन लोगों ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। ओके। अब क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस के राजाओं के साथ इनका कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। तो फर्स्ट इज ही डिफीटेड द चालुक्यास। मुंज ने भी डिफीट किया था, इन्होंने भी डिफीट किया। राइट। इसके अलावा इन्होंने कालचुरी रूलर, ये कालचुरी डायनेस्टी भी हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने कालचुरी रूलर गंगदेव को हराया, तैलब रूलर्स को हराया। ठीक। बट ही एक्चुअली लॉस टू विद्याधर चंदेल, उनसे नहीं जीत पाए थे ये। ही लॉस टू विद्याधर चंदेल। यहाँ ये सब होते होते कहीं ना कहीं इनका भी थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो चुका था, एंड अल्टीमेटली इनके राज्य यानी धार, इनकी कैपिटल पर अटैक होता है बाय द कलचुरी रूलर राजा कर्ण। ठीक है, कलचुरी रूलर राजा कर्ण, एंड इन दिस अटैक राजा भोज डाइड इन 1055। ओके। लेकिन इनके रिस्पेक्ट में आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनके टाइम के आर्किटेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भोज टेम्पल। और भोज टेम्पल पे आपको लास्ट ईयर एक शॉर्ट नोट भी पूछा गया, तो मैं आपके साथ इसका एक शॉर्ट नोट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम उसको भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, अब जब भी आपसे टेम्पल वगैरह की बातें पूछी है ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, हैव अ क्लियर फ्रेमवर्क इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को लेकर एक फ्रेमवर्क है ना कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, तो आपको मेंस के किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। द थिंग इज़ यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, यू डोंट जस्ट नीड टू स्टडी रैंडमली। इसलिए मैं ये जो प्रीलिम्स में भी आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज करने की बजाय जो दिन भर लोग क्विज पोस्ट करते रहते हैं और आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो आई डोंट अप्रिशिएट दैट। ओके।
ठीक है, आपकी अगर सिलेबस पूरा तैयार है, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया, देन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा, कोई नोट्स नहीं बनाए कभी, बस वो रैंडम क्विज अटैम्प्ट करके सोचते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा यार। आज मैं आपको परमार की जो करवा रहा हूँ, अब अगर आप इस पे बेस्ड कहीं भी जाके एमसीक्यू कर लो, आप सही कर लोगे। ओके, क्योंकि हमने ये टॉपिक पूरा तरीके से कर लिया, हमने रट्टा नहीं मारा यहाँ कि यार ये किताब किसने लिखी, वो किताब किसने लिखी। ओके, उसी तरीके से जब भी आपसे टेम्पल वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाए, सो ऑलवेज हैव अ फ्रेमवर्क। सबसे पहले उसका टाइम पीरियड बताइए, तो ये कब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे राजा भोज, जब वो खुद ही 10th सेंचुरी में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 10th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया होगा। एग्जैक्ट ईयर याद रह जाए तो ठीक है, और अगर याद ना रहे तो एटलीस्ट सेंचुरी तो याद रह ही जाएगी। ओके, कहाँ पर बना हुआ है, रायसेन में। किस रिवर के अक्रॉस बना है, क्योंकि हमेशा जो भी टेम्पल बनाए गए ना, मोस्टली किसी ना किसी रिवर के अक्रॉस ही बनाए गए उस जमाने में। ओके, तो ये बनाया गया था रिवर बेतवा के अक्रॉस। किस स्टाइल में बना है, तो ये बना है नगर स्टाइल, लेकिन इसी का एक सब वेरिएंट जो इन लोगों ने लोकली डेवलप किया था, जिसे हम लोग कहते हैं भूमिजा। भूमिजा याद रहे तो जरूर लिखो, नहीं रहे तो एटलीस्ट नगर स्टाइल तो जरूर लिखो। किसको डेडिकेटेड है, शैविज्म को। हो गया ना 2 मार्कर तैयार। ठीक है, अब अगर ये और ज़्यादा 5 मार्कर में आ जाता है तो, और अब इसके अंदर की डिटेल ऐड कीजिए। क्या हमने नहीं देखा कि ये सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, यस, इट इज़ द बिगेस्ट शिवलिंग, ऑलमोस्ट 17.5 फीट। एग्जैक्ट हाइट ना भी याद रहे तो दैट वोंट डू एनी हार्म टू यू, बट एटलीस्ट हैव अ सम आइडिया कि कहाँ तक होता है। इसके बाद शिवलिंग से पहले उसके नीचे देर आर 3 सुपर इम्पोज लाइमस्टोन ब्लॉक, जिसमें वो शिवलिंग रखा गया है। राइट, इसके अलावा पॉर्च, पॉर्च यानी कि जो नीचे से पूरा स्ट्रक्चर एक तैयार किया जाता है ना, जिसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो पॉर्च है वो भी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 66 फीट लॉन्ग पॉर्च। राइट, उसके बाद आप एंट्रेंस वगैरह पे देखेंगे तो आपको यक्ष वगैरह के स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, और ये इंडिया के शायद हर टेम्पल में मिलते हैं। अगेन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो जनरल है, बहुत ही यूनिवर्सल है, वो कहीं भी अप्लाई हो जाती है। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स को सब्जुगेट किया, किसी भी राजा में लिख दो, अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट याद नहीं है। यहाँ पे आपको यक्ष वगैरह के स्टैचूज स्कल्पचर हर टेम्पल में मिलेंगे, लिख दो। ओके, देन नेक्स्ट इज, एक खासियत ये है कि इस पूरे मंदिर में कहीं कोई विंडो नहीं है, पूरा बंद है ये। ओके, और इसको कहा जाता है सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया। बस हो गया, आराम से इतना ही लिखना था जब एग्जाम में आया था। सो डोंट ऑलवेज गो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रट्टा मारना है। नो, हैव सम फ्रेमवर्क दिमाग में कि अगर मुझे ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाएं तो हाउ आई विल हैंडल दैम। ओके, और दिमाग में अगर एक स्ट्रक्चर तैयार होगा तो आप हिस्ट्री आराम से हैंडल कर सकते हो। हिस्ट्री इज़ द बेस्ट थिंग, ईजिली हैंडल हो जाती है। चलिए, भोज टेम्पल बन गया। इसके अलावा इन्होंने अपने धार में ही एक बनाई थी भोजशाला। ये भोजशाला बनाई गई धार में, जो सेंटर था फॉर संस्कृत लर्निंग। ओके, देन चित्तौड़गढ़ का हम ऑलरेडी ऊपर देख ही चुके हैं, त्रिभुवन नारायण टेम्पल। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 3 चीज़ें याद हो गई आपको। इसके अलावा अगर आप यहीं से बिलोंग करते हैं या कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा सूर्य मार्तंड टेम्पल, कि ये बना हुआ है धार में ही। इसके अलावा क्योंकि इतनी सारी लड़ाइयाँ जीती है तो विजय स्तंभ बनाया इन्होंने। ठीक है, भोजपुर सिटी को बसाया, भोजताल लेक बनाया। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि वाटर की जो नीड होती है लोगों की, उसको लेके काफ़ी अवेयर थे। ओके, इसके अलावा सबसे फेमस धार फोर्ट बनाया इन्होंने, जिसको बाद में तोड़ दिया गया, फिर वो तुगलक आएगा वो दोबारा बनवाएगा। लेकिन जब इन्होंने इसको बनाया था ना, तो इन्होंने इसका नाम रखा था लिलोधन गिरी। ठीक है, धार फोर्ट का नाम इन्होंने रखा था लिलोधन गिरी। राइट, तो काफ़ी अचीवमेंट्स है आर्किटेक्ट। अगर आर्किटेक्ट पूछ लिया जाए राजा भोज के टाइम का, तो यू हैव मोर देन इनफ कंटेंट। अगला हम लोग देखते हैं, स्कॉलर किंग क्यों कहा जाता है इनको। ठीक है, यानी कि इनके इसमें काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम ये खुद भी अच्छे स्कॉलर रहे होंगे। तो यहाँ पे उदयपुर इंस्क्रिप्शन इनको रेफर करता है एज कविराज। राइट, और उसी में लिखा गया है, इवन जो अकबर के टाइम पे अबुल फजल ने भी किताब लिखी, उसने भी लिखा है कि राजा भोज ने लिखी थी मोर देन 84 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसमें प्रोमिनेंट बुक्स के नाम अगर हम देखें तो आई वोंट से कि सारे याद रखो, बट कुछ ऐसे ज़रूर याद रखो जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं।
वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सरस्वती कंठाभरण. ओके. सेकेंड इज राजा मार्तंड. युक्तिकल्प सूत्र. ये मेंस के लिए भी याद होने चाहिए. और प्रीलिम्स में तो ये है कि ऑप्शन सामने होते हैं तो देख के याद आ जाता है, बट मेंस के लिए याद होना भी जरूरी है. सलीहोत्र. ठीक, कई बार 3-4 नाम लिखने को दे देता है. चारु चर्चा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट वन वॉज श्रृंगन मंजरी. राइट. विद्या विनोद. सब याद हो जाता है, बार बार अगर पढ़ते हो आप तो याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होगा. सिद्धांत संग्रह. राइट. सो ये सारी किताबें इन्होंने खुद लिखी. लेकिन इसके अलावा इनके कोर्ट में जो और भी स्कॉलर रहा करते थे उसमें कुछ प्रोमिनेंट वन है, जिसमें से फॉर एटलीस्ट जो मुझे लगता है कि जो पूछा जाएगा आपसे वो है भास्कर भट्ट, क्योंकि इन्होंने भास्कर भट्ट को टाइटल दिया था ऑफ विद्यापति. ओके. सेकेंड इज धनपाल. धनपाल ने लिखी थी तिलक मंजरी, और इस आदमी ने बाद में जैनिज्म अपना लिया था. ओके. एंड अनदर वाज बल्लाल. इन्होंने लिखा था भोज प्रबंध. ठीक है. तो अगर स्कॉलर्स के बारे में पूछा जाए तो इतना कंटेंट आपके पास सफिशिएंट होगा. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन. अब अगेन आई वुड से याद रहे तो बेस्ट है, लेकिन अगर ना रहे तो ऑलमोस्ट सभी डायनेस्टी की अगर आप बात करोगे ना तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन सेम ही रहते हैं. हर चीज़ को अलग अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. जैसे सबसे प्रोमिनेंट कॉज क्या रहता है किसी भी डायनेस्टी के डिक्लाइन का, कि उनके जो सक्सेसर होते हैं वो काफ़ी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट होते हैं. अगर आप डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पूछो, डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस पूछो, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास पूछो, ये पॉइंट बिल्कुल यूनिवर्सल है. द वीक एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर. राइट. उसके बाद अटैक होना शुरू हो जाते हैं अलग अलग से, क्योंकि अब आप कमज़ोर पड़ गए हो तो दूसरे लोग अटैक करेंगे. तो यहाँ पे अटैक होना शुरू हो गए ऑफ कालचूरीज एंड चंदेल्स. ठीक है. फिर नीचे सदर्न इंडिया से शुरू हो गए अटैक ऑफ यादव्स ऑफ देवगिरी, क्योंकि चारों तरफ से फिर लोग ये सोचते हैं कि इनकी थोड़ी थोड़ी टेरिटरी छीन लो, ये लोग कमज़ोर पड़ गए. राइट. और जब इतने अटैक आपके यहाँ होने लगते हैं तो आपके यहाँ पीस नहीं होता, आपके यहाँ कोई ट्रेड नहीं हो पाता है, आपके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी होती चली जाती है. राइट. और सबसे प्रोमिनेंट अटैक हुआ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी का जो उसकी वाइफ ही कहेंगे, सेकंड खैर उसको, एनीवे मलिक कफूर. ठीक है. इसने अटैक किया, इसने डिफीट किया, और अल्टीमेटली इसने पूरी जो परमार डायनेस्टी की टेरिटरी थी उसको दिल्ली सल्तनत में ही मिला लिया 1306. ओके. और इसके साथ परमार डायनेस्टी डिक्लाइन हुई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट परमार डायनेस्टी. इसके बियॉन्ड आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे प्रीलिम्स में पढ़ो या मेंस में पढ़ो. ओके. अननेसेसरी इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया गया मटेरियल जो आपको सिर्फ बर्डन बढ़ाने के लिए दिया जाता है कोचिंग्स वालों के द्वारा, उतना मत करो. अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहो और उसकी डिमांड को समझो कि क्या पूछा जा सकता है, उसके किस लिमिट तक पूछा जा सकता है. आई एग्री कि स्टेट पीएससी थोड़ा सा वेग होता है, फैक्चुअल होता है, बट इतना भी वेग नहीं है कि यही समझने आए कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है. देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर फिल्टरिंग आउट द कंटेंट, बट आई एक्सेप्ट दिस कि एज अ फ्रेशर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, उतना एक्सपीरियंस उतना नॉलेज नहीं होता है कि आप कंटेंट फिल्टर आउट कर सको. आपको जो दे दिया जाता है कोचिंग वालों से आप वो पढ़ना शुरू कर देते हो. बट लर्न टू फिल्टर आउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड व्हाट इज़ नॉट. ओके. रेस्ट इजी एज पाई की प्रीलिम्स बुकलेट ऑलरेडी मार्केट में, आप अगर उससे पढ़ना चाहें वो ले सकते हैं. बाकी मैं यहाँ पे आपको सारी डायनेस्टीज कवर कराऊंगा वन बाय वन. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.